हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13 फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, साथ ही उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स के डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में बनाया गया है भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर। ये जो सीएनजी ट्रैक्टर बनाया गया है, कौन से मंत्री के द्वारा इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया था? डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या फिर नितिन गडकरी? तो सही आंसर है, ये औपचारिक रूप से हमारा जो लॉन्च किया गया था, हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ये आप फोटो में देख सकते हैं, इन्हीं के द्वारा ये ट्रैक्टर हमारा कल ही लॉन्च किया गया है। और साथ में हमारे फंक्शन में मौजूद थे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी, साथ में हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर एमओपीएनजी मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी उस मौके पे मौजूद थे। दोस्तों, ये जो ट्रैक्टर बनाया गया है, इंडिया का फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इंडिया के अंदर जितने भी ट्रैक्टर्स हैं वो डीजल की जगह अब सीएनजी का इस्तेमाल करेंगी। तो इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। सबसे पहली बात कि करीब जो हमारे इमिशंस होता था, जो ट्रैक्टर से हमारे इमिशंस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का इमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है, वो करीब 70% तक कम हो जाएगा। और दूसरी बात कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इकोनॉमिकली, कि जो डीजल का आप देखते हैं रेट कितना ज़्यादा बढ़ गया है, अब रेट 70-80 रुपये भाग गए हैं। तो इससे क्या है कि किसानों पे कई ज़्यादा बोझ पड़ रही है। तो अब सीएनजी ट्रैक्टर का किसान अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो जो बोझ उन पे है वो कम हो जाएगा। और करीब इससे हमारे $1 ट्रिलियन रुपीज़ की वो साल में करीब हमारी इकॉनमी पे भी बचत होगी। और इसमें कोई घाटा भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो इसकी इंजन जो पावरफुल है वो लगभग उतनी ही रहेगी, डीजल वाली के बराबर रहेगी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब पॉइंट ये है कि किसने आखिर ये कन्वर्जन किया। तो उस कंपनी का नाम है रॉमेट टेक्नो सॉल्यूशंस, और साथ में टोमासेटो एचली इंडिया। ये दोनों कंपनीज का भी नाम अब इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी नाटमो का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो इसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिएगा। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन से मंत्रालय के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? तो सही आंसर है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत ये हमारी नाटमो आती है। नाटमो आखिर काम करती क्या है? नाटमो जो है हमारी एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। इसका मेनली काम क्या होता है, हमारी जो इंडिया के अंदर जितनी भी कार्टोग्राफिक इमेजेस बनती हैं, मैप्स बनते हैं या फिर जोग्राफिकल रिसर्च होते हैं, ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत एरिया में ये हमारा यही काम करती है। और ये जो हमारे कितने सारे जो डेटा बनते हैं उसकी एक तरह से ये लार्जेस्ट रिपोजिटरी है, क्योंकि इसके पास काफ़ी बढ़िया एनालिसिस होती है जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जीआईएस हो गया, जीपीएस हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया। तो इसका जो है मेजरली जो काम है एटलस बनाना, साथ में हमारे मैपिंग, कार्टोग्राफिक मैपिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में भी इसलिए था क्योंकि नाटमो ने ऑर्गेनाइज किया था अभी हाल ही में 40th इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन इंटरनेशनल कांग्रेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसकी जो एटलस छपती है उसका वो जो है कई सारे लैंग्वेज में छपती है, इंग्लिश, हिंदी और अलग लैंग्वेजेस में। अगर आप लोकल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप नाटमो के वेबसाइट से भी जा करके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और साथ में इसकी जो एटलस बनती है वो विजुअली एम्पेयर्ड के लिए भी बनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नाटमो के बारे में, आप बिल्कुल इस बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ये जो कम्युनिटी है इसका नाम है कोच राज बोंगनशिप। कोच राज बोंगनशिप ये समुदाय है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है मेजरली अभी फिलहाल हमारी पाई जाती है असम और वेस्ट बंगाल में। तो अभी क्या हुआ, हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इस कम्युनिटी को मेजरली वो लोग टारगेट कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए। ये कम्युनिटी हमारी पॉपुलेशन मेजरली पाई जाती है असम और वेस्ट बंगाल में, साथ में कुछ हमारे मेघालय के एरियाज़ में, कुछ बिहार में भी ये इनकी पॉपुलेशन कुछ मौजूद है। और हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे हमारे हो गया बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी इनकी कुछ पॉपुलेशन मौजूद है। ये कम्युनिटी की खास बात क्या है, ये मेडिवल टाइम्स में काफ़ी ये डोमिनेट कम्युनिटी थी, जब ये इसका लिंक था हमारा कमाटा किंगडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी क्या है कि पुडुचेरी में इलेक्शन होने वाले हैं।
और पुडुचेरी का अगर आपको पता होगा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट से ये बनता है। तो इसके जो लोकेशन कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किस लोकेशन पे स्टेट है या फिर किस स्टेट में ये लोकेटेड है, तो आपको इस बारे में ध्यान होना चाहिए। इसी को लेकर के ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो वो किस किस स्टेट में लोकेटेड है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो सही आंसर है इसका, ये हमारा मौजूद है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के बारे में। थोड़ा इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। दोस्तों पुडुचेरी है, यहाँ की कैपिटल है पुडुचेरी। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, मलयालम। ऑफिशियल लैंग्वेज तो तमिल, तेलुगु, मलयालम है, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक जो ज़्यादा लैंग्वेज बोलती है वो है हमारी तमिल और फ्रेंच। ये हमारा बनाया गया था 7 जनवरी 1963 को। यहाँ पे एक लोकसभा, एक राज्यसभा सीट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके यहाँ की खुद की भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। दो ही यूटी है जिनकी खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। वो एक हमारा दिल्ली है और दूसरा हमारा है पुडुचेरी। इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। और पुडुचेरी को काफ़ी फेमस निकनेम है, उसका नाम है पेरिस ऑफ द साउथ। पुडुचेरी जो है इस यहाँ पे कई सारा ज़्यादा जो फ्रेंच मॉन्यूमेंट्स का भी और कल्चर का भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये फ्रेंच ऑक्यूपेंसी कई दिनों तक रहा है। पुडुचेरी जो हमारे यूटी बनाया गया था 1962 में बनाया गया था, और ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट को हैंडओवर किया गया था फ्रेंच के द्वारा 1954 में। पुडुचेरी को अगर आप देखेंगे तो ये रहा मैप पे, चारों लोकेशन यहाँ पे दे रखे हैं। येनम जो है हमारा लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, केरला में हमारा लोकेटेड है पुडुचेरी, और केरला में हमारा माहे लोकेटेड है, और हमारा तमिलनाडु में लोकेटेड है पुडुचेरी और कराईकल। ये चारों जो लोकेशन है आपको स्टेट वाइज भी बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, और एरिया वाइज भी। कई बार पूछ देते हैं कि उनको आप एरिया वाइज भी चारों जो लोकेशन है उनको शॉर्ट कीजिए, तो वो पूछा जाता है कई बार। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। पुडुचेरी की जो जुडिशरी है ये कई बार ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये हमारे लोकेटेड है, कहाँ पे इसका हाई कोर्ट है, ये हमारे मद्रास में जो हाई कोर्ट है वहीं पे सारे केस पुडुचेरी के जाते हैं। पुडुचेरी में जो है कई सारे फ्रेंच का इन्फ्लुएंस है, ये भी हमने अभी बताया। पुडुचेरी में एक फेमस आश्रम है श्री औरोबिंदो का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। मातृ मंदिर जो है स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि गोल्डन डिस्क का इस्तेमाल किया गया है। ये लोकेटेड है हमारी ओरोविल्लो टाउनशिप में, जो बनाया गया है मीरा अल्फसा के द्वारा। पुडुचेरी की फेमस फोक डांस है, उसका नाम है पोडिकच्ची अट्टम। पोडिकच्ची अट्टम यहाँ की फेमस फोक डांस है, जिसमें कि वहाँ के लोकल जो फिशर्समैन हैं, लोकल मछुआरे हैं, इनको परफॉर्म करते हैं। मैस्करेड मास्क फेस्टिवल, इसमें भी हमारे साथ फ्रेंच का इन्फ्लुएंस दिखता है साफ साफ। मसी मंगम फेस्टिवल, ये भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है पुडुचेरी का। और दोस्तों पुडुचेरी में जो मात्र एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है ओसुडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ये जो हमारी ओसुडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में या यूटी में लोकेटेड है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो ये हमारा अवार्ड दिया गया है, किसने जीता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड? किसने जीता है? मार्टिन बेली, रॉबर्ट इरविन, जोएल सार्टोर या फिर ब्रायन स्केरी? तो सही आंसर है, ये अवार्ड जीता है रॉबर्ट इरविन ने। रॉबर्ट इरविन को इसी फोटो के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर लगी थी, अगर आपको ध्यान में होगा, काफ़ी दिनों तक ये बुश फायर चली थी जिसमें कई सारे जानवरों की मृत्यु हो गई थी। उसी के लिए ये जो फोटो देखा, इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। रॉबर्ट इरविन कौन है? ये स्टीव इरविन, अगर आपको ध्यान में नहीं होगा तो ये जो हमारे डिस्कवरी पे कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज है स्टीव इरविन की, जो उन्होंने जंगल में शूट किया है, उन्हीं के ये बेटे हैं रॉबर्ट इरविन। स्टीव इरविन की मौत हो गई थी जब उनको एक स्टिंगरे ने इनको डस लिया था। और जहाँ तक रही बात इस अवार्ड की, ये अवार्ड हमारा दिया जाता है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन के द्वारा। ये अवार्ड पहले जो क्या था, ये चालू किया गया था BBC वाइल्ड लाइफ मैगजीन के द्वारा 1965 में। बाद में NHM ने इसको ज्वाइन किया था 1984 में। और लेकिन अब क्या हुआ है कि ये पूरी तरीके से NHM इसको अवार्ड देती है और इसको ओन करती है। दोस्तों अभी किसी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है नॉलेज मिशन। तो कौन से राज्य सरकार ने ऐसा मिशन लॉन्च किया है जिससे वो अपने पूरे राज्य को नॉलेज इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहती है? तो उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है केरल गवर्नमेंट। केरला के CM हमारे पिन्नयारी विजयन, इन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया है। इसकी खास बात क्या है कि वो चाहते हैं केरला में को पूरी तरीके से नॉलेज इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वो तभी कन्वर्ट हो सकता है जब वहाँ के युवा वर्ग जो है पूरी तरीके से पढ़े लिखे हों और साथ में उनका ज्ञान का पूरा संचार हो रहा हो। वो तभी हो सकता है जब वो अलग अलग तरीके से नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लाएँ।
और साथ में अपने नॉलेज का इस्तेमाल अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में कर सकें। उसी के लिए उन्होंने ये स्कीम को चालू किया है। इसकी खास बात क्या है कि उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में क्या है कि जो भी लोगों की को अपने स्किल्स को एनहांस करने की ज़रूरत है या फिर कोई नए टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत है, जैसे हमारा हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन हो गया, मीडिया हो गया, ऐसे कई सारे स्कीम्स हैं। उनके लिए अगर आप वहाँ के जो लोग हैं वो सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और जो अपने स्किल को एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो काफ़ी डायनेमिक है और जो कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट है बहुत तेज़ी से चेंज होती है। तो लोगों को ज़रूरत होता है स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए। तो इसी के लिए स्कीम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा ये किया गया है? केरला गवर्नमेंट के द्वारा। इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी दोस्तों किन्हीं की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पे ये जो हमारा समर्पण दिवस मनाया गया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन है? ये आपको अगर इनके बारे में नहीं पता तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इन पे कई सारे इन्हीं के नाम पे स्कीम्स रखा गया है। ये जो हमारे आरएसएस के काफ़ी बड़े थिंकर हैं और इनका भारतीय जनसंघ के साथ इन्होंने कई दिनों तक काम किया था। इनके नाम पे कई सारे मेजर स्कीम्स रखा गया है। उन स्कीम का नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उससे आते ही आते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स है इनके नाम पे दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसमें इस स्कीम का मेजरली फोकस है गरीबी हटाने के लिए। दूसरा स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ये जो स्कीम है आप देख सकते हैं, ग्रामीण कौशल्य मतलब स्किल सेट के लिए, मतलब स्किलिंग के लिए ये हमारा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा और नेक्स्ट स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्राम ज्योति है मतलब कि गाँव में बिजली पहुँचाने के लिए ये स्कीम का नाम रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमयोग जयते कार्यक्रम। और नेक्स्ट स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना। ये जो स्कीम है, लास्ट स्कीम है, ये स्टार्टअप इंडिया का रूरल वर्जन है। ये स्कीम्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनसे कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अभी मैरीटाइम इंडिया समिट अभी ऑर्गेनाइज करने होने वाली है, तो इसको इनॉग्रेट कौन करेगा? तो ये इनॉग्रेट किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। ये जो समिट है वो हमारी ऑर्गेनाइज होगी 2 मार्च से ये ऑर्गेनाइज होगी, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। तो ये ऑर्गेनाइज कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा ये हमारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी फिक्की इसकी इंडस्ट्रियल पार्टनर है और E&Y इसकी नॉलेज पार्टनर है। इसमें करीब 24 देश के कई सारे 20 डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो लोग कई वर्चुअली, ऑनलाइन या फिर फिजिकल में यहाँ पे प्रेजेंस रहेंगे। ये जो इसका मेजरली फोकस क्या है कि आपस में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ाना है हमारे मैरीटाइम्स एरियाज़ में, जिससे लोगों के बीच में म्यूचुअल एंड एक्सचेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और नॉलेज का इन्फॉर्मेशन का काफ़ी बढ़िया से एक्सचेंज किया जा सके। तो आपको ध्यान में रखना है कौन इनॉग्रेट करेगा? ये हमारा इनॉग्रेट किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रेडियो डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। तो सही आंसर है ये आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को, वर्ल्ड रेडियो डे। तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ये जो रेडियो डे है, ये रेडियो जो है पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो काफ़ी दिनों से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये 13 फरवरी को क्यों सेलेक्ट किया गया? क्योंकि इसी आज ही के तारीख द यूनाइटेड नेशन रेडियो का एस्टैब्लिश किया गया था 1946 में। तो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये कब बना था? ये बना था 1946 में। और इसका थीम क्या है? तो थीम है हमारा न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी दोस्तों IPL कंडक्ट होने वाला है कुछ ही महीनों में, तो अभी इसका जो है ऑक्शन चलने वाला है। तो ये ऑक्शन कहाँ पे, कौन सी जगह पे, ये इसकी प्लेयर्स की जो ऑक्शंस होगी वो कौन सी जगह पे की जाएगी? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु? तो सही आंसर है ये हमारा ऑक्शंस होगा चेन्नई के तहत, चेन्नई में होगा 18 फरवरी को। ये हमारा 14th एडिशन ऑफ IPL होगा। 13th एडिशन दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये हमारा UAE में कंडक्ट किया गया था, जिसके विनर थी मुंबई इंडियंस, जिसने जीता था 5th टाइम। ये मुंबई इंडियंस ने अभी तक मैक्सिमम टाइम जो है ये हमारा IPL को जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में एक कंटिजेंट बनाई गई, पूरी तरीके से 34 वुमेन पर्सनल की कंटिजेंट बनाई गई है। ये कंटिजेंट जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जंगल वॉरफेयर के लिए इंक्लूड किया जाएगा। तो कौन से
जो ये आर्म पुलिस फोर्सेस में के लिए बनाई गई है। तो सही आंसर है ये सीआरपीएफ के लिए बनाई गई है। जो सीआरपीएफ के अंदर कोबरा बटालियन है, इसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा 34 वुमेन को। ये कोबरा बटालियन को बनाया गया था, मेनली नक्सलीज के लिए बनाया गया था। तो उसी के अंदर ही ये 34 वुमेन बटालियन को, वुमेन पर्सन को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जहाँ तक की बात दोस्तों सीआरपीएफ की, ये सीआरपीएफ ने कोबरा बटालियन को बनाया था 2009 में, ताकि वो जंगल वॉरफेयर में अच्छे से काम कर सके। दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बन गई है, उनका नाम क्या है? इनका नाम है ये पहली बात तो ये बम्बल फाउंडेशन, बम्बल की जो है एक फाउंडर और सीईओ हैं। इनका नाम है विटनी वोल्फ हर्ड। ये टिंडर की भी को फाउंडर हैं। टिंडर के बारे में आपको तो बिल्कुल पता ही होगा। दोस्तों अभी हाल ही में कंक्लूड किया गया 36 नेशनल जूनियर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये जो है किस राज्य में कंक्लूड किया गया है? तो सही आंसर है ये हमारा असम राज्य में कंक्लूड किया गया है। असम के गुवाहाटी में ये अभी चल रहा था। अभी दोस्तों किसी जगह पे वहाँ की पहली महिला जन सुनवाई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो सही आंसर है इसका जम्मू में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार है कि जम्मू में महिला जन सुनवाई का कार्यक्रम कंडक्ट किया गया है। तो इसमें जो है नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन के द्वारा ये हमारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इनके चेयरपर्सन थी रेखा शर्मा। इन्हीं की देखरेख में ये वहाँ की फर्स्ट एवर महिला जन सुनवाई कार्यक्रम कंडक्ट किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस पीपीटी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।